नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनीति के बड़े कलाकार अगर अपना शो खराब कर दें, तो बड़ी फ़ज़ियत हो जाती है। इसे यूँ भी कहिए कि मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी अगर ठोकर खा के गिर जाएँ, तो फिर उनकी बड़ी चर्चा होती है और यही हाल आज शरद पवार का है। और एक बात ये है कि कुछ वर्षों में अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो शरद पवार के लिए एक भी खबर अच्छी हमें दिखाई नहीं देती। पहले तो महाराष्ट्र से 2022 में महाविकास अघाड़ी की सरकार चली जाती है और महाविकास अघाड़ी के पीछे शरद पवार का ही दिमाग था। सरकार में एनसीपी भी शामिल थी, लेकिन सरकार चली गई। उसके बाद इसी साल अप्रैल महीने में शरद पवार की पार्टी ने से चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया। ये भी कोई कम घबराने वाली खबर नहीं थी। अब इस झटके के बाद ये एक बगावत की नई खबर सामने आ गई है। राजनीति जो महाराष्ट्र की है, उसमें रविवार का दिन बड़ा बुरा गया और बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। इस बार बहुत बड़ी चोट लगी है दोस्तों। सियासत के चाणक्य माने जाने वाले एनसीपी के चीफ शरद पवार इस समय अपने आप को लुटा-पिटा हुआ समझ रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं, वो मतलब उनका सब कुछ छिन गया है। अब एनसीपी के चीफ कब तक रहेंगे, इसको लेकर के भी सवाल है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बागी हो गए हैं और अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। जैसे ही वो शामिल हुए, वो वहाँ डिप्टी सीएम बन गए, शपथ ले चुके हैं। पवार के साथ कई दूसरे एनसीपी नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और अजीत पवार के साथ पार्टी के कई विधायक और सांसद भी बताए जा रहे हैं और साथ ही अजीत पवार ने पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है कि मैं ही एनसीपी हूँ। सबसे बड़ी जो एक बात इस उलटफेर में हुई है, वो ये है कि अजीत पवार ये कह रहे हैं कि मैं ही एनसीपी हूँ। अब ये एक और बड़ा झटका हो गया है। ज़ाहिर-सी बात है, उनके साथ विधायक और सांसद बताए ही जा रहे हैं और महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर इस समय महाभारत शुरू है। इसमें बड़ी अजीब स्थिति हो गई है 82 साल के शरद पवार की। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें, तो करें क्या? हालाँकि कुछ दिन पहले तक जब उन्होंने 2 प्रोफ़ाइल अपनी बेटी और प्रफुल्ल को दिए, तो समझ रहे थे कि उन्होंने अपना राजनीतिक जो एक उनके ज़िम्मे काम था, ज़िम्मेदारी थी, वो उन्होंने पूरी कर ली है। अब वो इधर-उधर दूसरी पार्टियों में शैतानी करेंगे, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया। शरद पवार ने अब तक अपने राजनीतिक दाँव-पेच से विरोधियों को मात दी थी, लेकिन आज वो अपनों से ही मात खा गए। अच्छा, ज़्यादा दिन नहीं हुए जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। ऐलान नहीं, इसे मैं ड्रामा ही कहूँगी और इसी साल मई के पहले हफ्ते की बात है ये, जब शरद पवार ने इस्तीफ़े का ऐलान किया था और साथ ही एक कमेटी के गठन की बात भी की थी और उसके लिए ये कहा गया था कि कमेटी ही तय करेगी कि नया अध्यक्ष कौन होगा। यानी कि वो ये शो कर रहे थे कि सच में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। शरद पवार ने जब ये फैसला किया, तो इसका पता पार्टी के बहुत सारे लोगों को था ही नहीं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजित पवार, इन 2 लोगों को इस बारे में पता था। इस्तीफे को लेकर के ऐसी भी खबरें थी कि अजीत पवार बगावत कर सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये बात शरद पवार को अच्छे से पता थी और पार्टी में फूट पड़ती है तो शिवसेना वाली हालत उनकी होनी है। अब हो ही गई है, समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है। इसलिए पवार ने इस्तीफे वाला दांव चला और इसी बीच पार्टी के नेताओं ने एक सुर में कहा कि आप ही हमारे नेता हैं। इस्तीफा वापस लेने की मांग होती है और आखिर में वो मान भी जाते हैं और 2 मई को इस्तीफा दिया और 3 दिन के बाद ही 5 मई को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी।
और जो राजनीति के एक्सपर्टीज़ हैं ना, वो ये कहते हैं कि पार्टी पर पकड़ मज़बूत बनाने के लिए ये दाँव उन्होंने खेला था और हालाँकि ये दाँव कामयाब नहीं हुआ और 2 महीने के अंदर ही पार्टी टूट-फूट के बिखर गई। ये पहली बार नहीं है कि अजीत पवार ने बगावत की हो। अजीत पवार इससे पहले ही बगावत कर चुके हैं। वो बीजेपी के पाले में पहले भी जा चुके हैं और शरद पवार को इस बात की शायद से भनक थी कि आगे भी ऐसा हो सकता है। और 2019 की बगावत शरद पवार भूले नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बेटी सुप्रिया सुले को अ, की ताजपोशी कर दी और पार्टी के इस बड़े फैसले से कहीं न कहीं अजीत पवार खुश नहीं थे और उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे और इस बीच उनकी अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी, सभी को पता है। और शरद पवार ने इस तरह के तमाम सवालों पे कहा कि अजीत पवार के पास पहले से ही ज़िम्मेदारियाँ हैं और सुप्रिया सुले अनुभवी सांसद हैं, वो पार्टी की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। शायद तब तक पवार को भी ये पता नहीं था कि उनका भतीजा उनके साथ अंदर ही अंदर क्या गेम खेल रहा है। देखा जाए तो पार्टी के साथ ही ये परिवार का झगड़ा है। इसे सुलझाने में शरद पवार पूरी तरह से नाकाम रहे। अब जो परिवार नहीं सँभाल सका, वो पार्टी क्या खाक सँभालेगा? उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, 82 साल के शरद पवार हो चुके हैं और 1960 से राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले इन 6 दशकों में महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के गिरद ही घूमती है और इस दौरान केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में उनका दखल देखने को मिला। 1999 में पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस से अलग होकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। महाराष्ट्र के सबसे युवा मंत्री और केंद्र का सफर कई सारी राजनीतिक जीवन में उनकी सफलताएं रही हैं अगर देखें तो, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में उनके साथ जो भी घटा, एक तो बढ़ती उम्र, ऊपर से गिरते हुए कदम और तमाम सारी नाकामियां। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते ही अब अजीत पवार पूरी तरह से एनसीपी पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। अजीत पवार ने पार्टी पर दावा करते हुए ये कहा कि एनसीपी के लगभग सभी विधायक उनके संपर्क में हैं और एनसीपी के तौर पर ही इस सरकार को समर्थन भी दिया है उन्होंने। अलग से कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। आगे महाराष्ट्र के सभी चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह पे ही लड़े जाएंगे, ये भी संकेत उन्होंने दे दिया और इसका सीधा-सीधा मतलब हुआ कि पार्टी शिवसेना वाली राह पर है। पार्टी को लेकर के झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन विधायक और सांसद अजीत पवार के साथ अधिक होंगे, तो पलड़ा भतीजे का ऑब्वियसली भारी होगा। शरद पवार इस महाभारत में पिछड़ते हुए, हारते हुए, चूकते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त पार्टी उनके हाथ से जाती है तो ये उनकी एक बड़ी हार होगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आप हम लोग सब जानना चाहते हैं कि ये पार्टी किसकी होगी, यानी कि एनसीपी किसकी होगी। शरद पवार के खिलाफ विद्रोह करने के बाद अजीत पवार ने यह भी ऐलान किया है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे दावा ठोकेंगे, यानी कि उन्होंने सीधे-सीधे ये कहा कि आई एम एनसीपी। तो पार्टी के सिंबल और नाम पर उनका दावा बनता है। अब दूसरा सवाल ये है कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? सवाल एक के साथ एक जुड़े हुए चले जा रहे हैं। साल 2019 को देखें तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। हालांकि समय के साथ पहले शिवसेना और फिर एनसीपी में जो ये दरार देखने को मिल रही है ना, इस टूट के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का फ्यूचर क्या है? अब वो क्या करेंगे? ये भी सवाल अपने आप में बहुत अहम है कि अब 82 वर्षीय शरद पवार आगे क्या करेंगे? शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में वर्तमान में सबसे अनुभवी राजनेता हैं, कुशल राजनेता हैं। लेकिन ये जो है गुगली जो अमित पवार ने दी है, अजित पवार ने दी है, ये
झेल नहीं पाएँगे वो। कई बार उन्होंने अपनी पार्टी को मुश्किलों से निकाला है। इस बड़ी टूट के बाद उनका अगला कदम क्या होगा? इसको लेकर भी लोग उनके स्टैंड का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो पिछले दिनों विपक्षी एकता को लेकर के बातचीत चल रही थी, जिसमें लगातार शरद पवार चाहते थे कि वो भी एक बुज़ुर्ग राजनेता के चेहरे की तरह नज़र आएँ, वो अब ख़त्म हो जाएगा। यानी कि विपक्षी एकता को भी काफ़ी बड़ा झटका इससे लगा है। शरद पवार विपक्षी एकता को लेकर के बहुत एक्टिव थे और हाल ही में उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में जो राहुल गांधी विपक्ष की बैठक बुला रहे हैं, जिसको राहुल गांधी और खड़गे होस्ट करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि पार्टी के अंदर जो टूट अब दिखाई दे रही है, उसके बाद विपक्षी एकता के मिशन के लिए कितना काम कर पाएँगे वो? और एक और बात भी है, इस बात की भी चर्चा है कि क्या अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार के साथ वापस आ सकते हैं? क्योंकि 2019 में काफ़ी सारा घूम फिर के, उठा-पटक करके वो फिर वापस लौट आए थे। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। आज का दिन, इतवार का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास रहा। बहुत ही ज़्यादा याद किया जाएगा इतिहास में, किस तरीके से अपने चाचा को भतीजे ने मार दी और आज शरद पवार एक ठगे हुए इंसान की तरह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में जब भी बात होती है तो यही कहा जाता है कि वो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। लेकिन आज आज भतीजे ने उनको मात दे दी है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अ, फिर आपसे वही बात कहूँगी कि आपने इस वीडियो को अगर पसंद किया है, तो इसे आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। और जो दर्शक मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।